शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज बात होगी छात्रों के भविष्य से खेल रहे उन मदरसों की जिनका खुलासा यूपी सरकार के सर्वे में हुआ है। सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैसे मुस्लिम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं कब्जे की जमीन पर मदरसा चल रहा है तो कहीं बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इस तरह के कई खुलासे हुए हैं। जन जन की आवाज में आगे चर्चा करेंगे कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के जिहादी ज्ञान की। हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने वाले कांग्रेसियों को अब महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिए गए भगवान कृष्ण का उपदेश भी जिहादी लगने लगा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के दौरान ही हिंदुओं की याद आती है। फिर बात करेंगे फर्जी गैंगरेप की दो अलग अलग कहानियों की। प्रॉपर्टी विवाद में पड़ोसी को फंसाने के लिए महिला ने गैंगरेप की ऐसी झूठी कहानी रची कि पूरे दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा। यूपी के मुरादाबाद में भी फर्जी गैंगरेप का केस दर्ज करवाकर जेल भेजने का मामला सामने आया है। इसके बाद बात होगी झोला छाप डॉक्टरों की। यूपी के प्रयागराज में डेंगू से पीड़ित मरीज को प्लेटलेट्स की जरूरत थी तो झोला छाप अस्पताल ने उसे मौसमी का जूस चढ़ा दी। सवाल यह है कि प्लेटलेट्स की जगह कैसे कोई डॉक्टर मौसमी का जूस मरीज को चढ़ा सकता है और मौसमी के जूस का वो पैकेट आया कहां से था। डॉक्टरों ने देखा क्यों। गाजियाबाद और मुरादाबाद में गैंगरेप की खबर के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा था। लेकिन अब पुलिस जांच में गैंगरेप के पीछे की जो कहानी सामने आई है, पुलिस के होश उड़ गए क्योंकि दोनों ही मामले फर्जी मिले हैं। दोनों ही मामलों में प्रॉपर्टी विवाद में पड़ोसी को फंसाने का खुलासा हुआ। यूपी के दो जिले मुरादाबाद और गाजियाबाद रेप की बेरहम घटना से दहल गए। टीवी चैनलों पर बाबा सीएम योगी के राज में रेप की ऐसी विभत्स घटना की खबर खूब चली। रेप की खबर से पुलिस के हाथ पांव फूल गए, लेकिन जांच में जो खबर सामने आई उससे गाजियाबाद से लखनऊ तक पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया, क्योंकि गाजियाबाद और मुरादाबाद दोनों ही जगहों पर रेप की घटना गलत निकली। लेकिन पुलिस चुप नहीं बैठी। यूपी को बदनाम करने की साजिश के पीछे वो कौन लोग हैं, उसकी जांच जब शुरू हुई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। सबसे पहले बात मुरादाबाद की, जहां भोजपुर थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर रामपुरा गांव में बीते दिनों एक लड़की की नग्न तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पीड़ित के फूफा ने गांव के ही 5 युवकों पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था, लेकिन जैसे ही पीड़िता के पिता की एंट्री इस केस में हुई, पूरी कहानी ही बदल गई। पीड़िता के पिता ने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए फूफा और गवाह पर ही केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने जेल में बंद एक आरोपी को छोड़ दिया। हमारी बेटी जब गई तो ये मेले से कुछ आ गया, मोटरसाइकिल एजेंसी वहाँ पे लड़की आते हुए मिली, तो ऐसा कुछ नहीं था जो ये वायल बनाई कर झूठ है। ये झूठा जाल फंसाया गया, मोहरा बनाया गया मुझे, इन्होंने तो बनाई लिखारी अपनी इन लोगों ने। भैया इसमें तो जो है ये हमारा जमीनों का रफड़ा चल रहा है, इससे मुकदमेबाजी। पहले जो है कई साल हो गए, 4-5 साल हो गए, तो हमारी ताऊ वाली जमीन पे इनने जो आगमानपुर को बैनामा करवा दिया है कि सैनिकों पे बैठा के जमीन है, ये सारी सैनिकों के नाम में, बाकी कोई बैनामा नहीं है। इसने बैनामा करा के उन्होंने फर्जी और उनसे मुकदमेबाजी करा दी, जब इनने 4 महीने जेल कटवाई। मुरादाबाद के बाद अब बात गाजियाबाद की। 18 अक्टूबर को सड़क किनारे बोरी में मिली महिला से गैंगरेप की खबर के बाद पूरे एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन अब जांच में जो बात सामने आई है उससे यूपी पुलिस के होश उड़ गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता की हवा निकलती गई। सामूहिक दुष्कर्म की खबर पूरी तरह से फर्जी निकली। दरअसल पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद का था और महिला अपने विरोधियों को फंसाने के लिए 3 दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की साजिश रच रही थी। देखिए, इसमें मुख्य भूमिका आज़ाद की है। बाकी वाहन
गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया। अफजाल इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है, तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आज़ाद को दिया। आज़ाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी। ये 23/2/22 को, और उसके बाद से चलकर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। पुलिस को इस सामूहिक दुष्कर्म को लेकर पहले से ही शक था, क्योंकि ना तो मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई, ना ही कोई इंटरनल सर्जरी के सबूत मिले थे। इसके बाद ही पुलिस को शक हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब फर्जी गैंगरेप का खुलासा होने के बाद पुलिस एक्शन में है। साजिश में शामिल कथित महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में 7,500 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। और इन मदरसों को लेकर सर्वे में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे मदरसों में पढ़ाई के नाम पर मुस्लिम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सर्वे पूरा होने के बाद अब योगी सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। यूपी के 75 जिलों में 7,500 से ज्यादा मदरसे ऐसे मिले हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, जिन्हें चलाने के लिए ना तो सरकार से इजाजत ली गई और ना ही स्थानीय थाने को इसके बारे में पता था। 1 महीने 5 दिन तक हुए सर्वे में यूपी में करीब 7,500 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनकी मान्यता ही नहीं है, यानी गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता मिले हैं, जबकि राजधानी लखनऊ में 100 ऐसे मदरसे मिले हैं जो बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। वहीं प्रयागराज और मऊ में 90, आजमगढ़ में 95 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। पूरे प्रदेश से तकरीबन 7500 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर इसकी आने में 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए से शासन तक आकर के हम लोगों को वो रिपोर्ट प्राप्त होगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री के सपने के तर्ज पर मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनके विकास के लिए सर्वे हो रहा था। ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, इस सर्वे से किसी की वैधता अवैधता की चुनौती नहीं है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने साफ कहा है कि सर्वे से ना तो मुसलमानों के वजूद को और ना ही वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है, बल्कि ये सर्वे उनके विकास और बेहतरी के लिए है। साफ है 7,500 जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर योगी सरकार चिंतित है। मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखकर धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है और भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी जैसे धर्म के ठेकेदार आज भी मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें सर्वे के खिलाफ भड़का रहे हैं। मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में कई खामियां मिली हैं। कहीं जर्जर इमारत में मदरसा चल रहा है
तो कहीं मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, कहीं शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो कहीं सरकारी और अवैध कब्जे के जमीन पर मदरसा चल रहा है, तो किसी की फंडिंग का सही सोर्स नहीं मिला। तो ये सर्वे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ही था। इसमें हमारी जनपद में 238 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। जांच में यही पाया गया कि ज़्यादातर मदरसों में फर्नीचर कम है, कुछ अपंजीकृत भी थे मदरसे, और बाकी हमारी रिपोर्ट हम शासन को समय के अनुसार सबमिट कर देंगे। यूपी में मान्यता प्राप्त 7,442 मदरसे हैं, जिनमें 19 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिन्हें यूपी सरकार अनुदान देती है। और अब नए सर्वे में 7,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। और अगर इन मदरसों में 10 लाख बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा के नाम पर उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि योगी सरकार अब मदरसों में भी मॉडर्न शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी में है, ताकि मुस्लिम बच्चे भी इतिहास, भूगोल, मैथ, अंग्रेजी और साइंस में तेज तर्रार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2014 में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस अब हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर जहर उगल रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने अब गीता को लेकर जिहादी ज्ञान दिया है। भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेशों की तुलना जिहाद से कर दी है। सवाल यह है कि कांग्रेस को सिर्फ वोट के लिए ही हिंदुओं की याद आती है। चुनाव खत्म होते ही फिर से कांग्रेस एंड कंपनी हिंदुओं को बदनाम करने में जुट जाती है। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। लगता है कांग्रेस नेताओं की मति मारी गई है, या फिर कांग्रेस के नेताओं ने खुद ही कांग्रेस की नैया मझधार में डुबोने का जिम्मा उठा लिया है। हिंदू आतंकवाद का नारा देने वाले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का बेड़ा कम गर्क किया था, जो अब पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ गीता पर जहर उगलकर उसे पूरा कर दिया। पहले आप कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का गीता पर दिए गए ज्ञान को सुनिए। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है, वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस, बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है। शर्म आती है कांग्रेस के ऐसे नेताओं पर, शर्म आती है वोट के लिए हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता पर जहरीला ज्ञान देने वाले नेताओं पर। चुनाव आते ही वोट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, पूजा पाठ का ढोंग करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी शोर शांत होता है, अपने नेताओं को हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए खुला छोड़ देते हैं। महाभारत में अर्जुन को दिए गए भगवान कृष्ण के गीता ज्ञान को सुनकर लोग सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी इसे जिहाद का ज्ञान बता रहे हैं। शिवराज पाटिल के जहरीले बयान के बाद अब बीजेपी और संत समाज भड़क गया है। राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है,
ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है। भगवान कृष्ण के उद्धरण को सामने रख करके और महाभारत के आड़ में जिस प्रकार आतंकियों को बचाने का एक काम कर रहे हैं, बयान दिया है, अत्यंत निंदनीय बयान दिया है। मैं मांग करता हूं कि जल्द समय रहते हुए आप देश से माफ़ी मांगें। हिंदू सनातन भगवान का अपमान आपने किया है, भगवान कृष्ण का अपमान किया है और निश्चित रूप से धर्म युद्ध का अपमान किया है। जो हमारे यहाँ उद्धरण है ये अत्यंत निंदनीय है, नहीं तो आपका अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवा आतंक का नाम दिया, आपको देश के लोगों ने नकार दिया। अगर इस तरह से भगवान कृष्ण और हमारे पौराणिक चरित्र से खिलवाड़ करेंगे और आतंकवाद से जोड़ने का काम करेंगे तो आपका अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहेगा। हिंदू समाज, सनातन धर्मी देश की जो संस्कृति पे अपने गर्व करते हैं, चाहे कोई भी हो भारत में, वो आपको कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं कर सकता। शिवराज पाटिल यूपीए की मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन गीता को लेकर जो उन्होंने जहरीला बयान दिया है, इससे कांग्रेस और पाटिल की सोच पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को जन्म दिया। हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़कर हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई तो मुस्लिम को डराने की कोशिश की गई। ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर with sword also. देखा आपने, पहले भगवान कृष्ण के उपदेश को जिहादी बताया और जब सफाई देने पहुंचे तो पत्रकारों पर ही भड़क गए। पत्रकारों को कोर्ट में घसीटने की धमकी देने लगे। लेकिन पाटिल साहब को कौन बताए कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है और कैमरे में गीता को लेकर उनके जो बयान दर्ज हुए हैं उसे कैसे झुठलाएंगे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का हिंदू आतंकवाद का एजेंडा फेल हो गया और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। अब हिमाचल और गुजरात में चुनाव हैं, 2023 में राजस्थान में चुनाव हैं, तो कांग्रेस एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपने पुराने नेताओं को मैदान में उतार रही है और शिवराज पाटिल जैसे बुझे हुए कारतूस को कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अरुणाचल के सियांग में एक भीषण हादसा हुआ। भारत का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र हादसे का शिकार हो गया। यह हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर क्रैश हुआ जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग ही नहीं है। हालांकि रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू जारी है। हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे, जिसमें से अभी तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। आसमान का बादशाह, स्वदेशी अटैकर, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर रुद्र हेलीकॉप्टर को लेकर आज एक बुरी खबर आई। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के सिंकिंग गांव में एक पहाड़ी के ऊपर हादसे का शिकार हो गया। रुद्र के गिरते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया, आसमान में धुएं का गुबार छा गया। ये वीडियो उसी हादसे का है। देखिए कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है, जो बता रहा है कि हादसे के साथ ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो धू धू कर जल उठा। ये हादसा जहां हुआ है वो इलाका सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हादसा सेना के तुतिंग हेडक्वार्टर से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक
रुद्र हेलीकॉप्टर सियांग जिले के लिकाबली से उड़ान भरा था और इसमें 2 पायलट समेत 5 लोग सवार थे। सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं होने के कारण रेस्क्यू टीम को भी घटनास्थल पर पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रुद्र अटैकर हेलीकॉप्टर ALH कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए बनाया है। ये हल्के ध्रुविक हेलीकॉप्टर का वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड MKIV संस्करण है। एयरफोर्स के पास 16 और थल सेना के पास 75 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन बीते 15 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना कई सवाल उठा रही है। इससे पहले 5 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे। इसमें एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव शहीद हो गए थे। वहीं दूसरे पायलट को गंभीर हालत में नजदीकी आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 15 दिन में अरुणाचल में ही सेना के 2 हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की घटना ने सेना और सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। अस्पताल की इस लापरवाही के बाद मरीज की मौत हो गई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल की लापरवाही, देश हुआ शर्मसार। प्लेटलेट्स की जगह मरीज को चढ़ाया जूस। लापरवाही की भी इंतहा होती है, लेकिन यूपी के प्रयागराज में लापरवाही का जो मामला सामने आया है, उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हर कोई बस यही सोच रहा है कि क्या देश के मेडिकल सिस्टम में ये संभव है कि मरीज को प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस ही चढ़ा दिया जाए। ये खबर देखने सुनने वाला हर शख्स अब हैरान परेशान है। दरअसल प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल में मरीज प्रदीप पांडे को डेंगू के चलते 17 अक्टूबर को भर्ती करवाया गया था। लेकिन मरीज प्रदीप पांडे को कहां पता था कि जिन लोगों के हाथ में उसकी जिंदगी की डोर है, वही लोग उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देंगे, और खिलवाड़ भी ऐसा कि जिसमें मरीज की जान ही चली गई। मृतक प्रदीप पांडे के परिवार के लोगों का आरोप है कि प्रदीप को डेंगू के चलते जब प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी तो अस्पताल में प्लेटलेट्स की जगह उसे मौसमी का जूस ही चढ़ा दिया गया, जिसके चलते प्रदीप की कुछ ही घंटों के बाद मौत हो गई। प्रदीप पांडे तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रशासन ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है।